नमस्कार। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के इस कोर्स में आपका स्वागत है। हम लोगों ने इस बुक में जो सबसे पहली यूनिट स्टार्ट की थी वो थी हमारी गणितीय भौतिकी या मैथमेटिकल फिजिक्स। जो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि जो आपकी मैथमेटिकल फिजिक्स है इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने हैं उन सबको हमने क्या किया था, लिस्ट आउट कर लिया था। हमने हमारे पहले लेक्चर में यही काम किया था कि उन टॉपिक को एक एक करके हम लोगों ने उसकी लिस्ट बना ली थी। तो आज से हम क्या करने वाले हैं, सीक्वेंस में एक एक टॉपिक को लेंगे और उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को, उसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट को, सबको हम डिटेल में यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक था जिसकी हमने बात की थी वो था हमारा अदिश तथा सदिश राशियां, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को यहां नोट डाउन करेंगे, फिर इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन को लिख देता हूं, तो आप इसको आराम से नोट कर लीजिए, फिर हम इसको अच्छे से समझ। तो देखिए मैंने यहां पर क्या किया है, अदिश और सदिश राशियों की डेफिनेशन लिखी है, इसको आप आराम से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं, बिल्कुल बेसिक चीज है। तो देखो, अदिश राशि को मैंने किस रूप में परिभाषित किया है कि ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, न कि दिशा की यानी डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती, तो वो राशियां कहलाती अदिश राशियां। देखो नाम से स्पष्ट है, अदिश यानी जिसके लिए दिशा की आवश्यकता ना हो। आप एक चीज को ध्यान रखिए कि अगर आपको किसी भी भौतिक राशि को समझाना है तो आपको मोटे मोटे तौर पर दो चीज चाहिए, एक तो उसका मैग्नीट्यूड यानी उसका परिमाण क्या है, दूसरी उसकी डायरेक्शन क्या है। तो उसी आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इन राशियों को विभाजित कर सकते हैं। तो वही विभाजन हम लोग यहां पढ़ रहे हैं कि पहला हो गया अदिश और दूसरा हो गया सदिश। नाम से स्पष्ट है, सदिश यानी दिशा सहित। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, देखो, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, बस आपको परिमाण और दिशा के आधार पर इसको परिभाषित करना है। फिर हमने कुछ यहां पर एग्जांपल लिखे हैं, जैसे मान लीजिए अदिश राशि का एग्जांपल मैंने लिखा है, द्रव्यमान है, आयतन है, कार्य है। तो आप खुद सोचिए, सपोज करो मेरे हाथ में ये पेन है, तो इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, इसका कुछ ना कुछ भार होगा। द्रव्यमान मान लो मैंने कह दिया 50 ग्राम का है, तो क्या मैं ऐसा थोड़ी कहूंगा कि इस पेन का वेट या जो द्रव्यमान है, जो मास है, वो एक्स डायरेक्शन में 50 ग्राम है या वाई डायरेक्शन, ये तो आप किसी भी डायरेक्शन में ले जाइए 50 ग्राम ही रहना है। तो कहने का मतलब है, अगर मुझे इस पेन के द्रव्यमान की चर्चा करनी है, द्रव्यमान नाम की जो भौतिक राशि उसकी चर्चा करनी है, तो उसको हम केवल उसके परिमाण यानी जिस यूनिट में आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो केवल उसी की आवश्यकता है, न कि किस दिशा में आप उसका मेजरमेंट कर रहे हो। उसी प्रकार से आयतन को ले लीजिए, चाहे कार्य ले लीजिए, यहां पर आपकी दिशा का कोई रोल नहीं है, केवल परिमाण का रोल है। वहीं अगर हम सदिश राशि की बात करें तो मैंने लिखा है बल। तो बल की यूनिट होती है न्यूटन, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है बल आपने किस डायरेक्शन में लगाया है, हमेशा उस डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल रहेगा। उसी प्रकार से संवेग के लिए भी डायरेक्शन का रोल रहेगा। और जो क्षेत्रफल है, याद रखना, आयतन एक अदिश राशि है, ठीक है ना, जबकि क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, क्योंकि क्षेत्रफल के लिए दिशा का रोल होता है। सपोज करो मैं जिस रूम में खड़ा हूं, उस रूम के आयतन की अगर मैं बात करूं तो वो आयतन का कोई दिशा, उसके लिए दिशा का कोई महत्व नहीं है। लेकिन क्षेत्रफल में क्या करूंगा, हमेशा एक प्लेन का, एक तल का देखूंगा। सपोज करो मेरे सामने ये एक तल है, तो इस तल का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो उसकी एक अलग हो सकता है, इसका और इसके सामने वाला जो तल है, एक ये और एक रूम के सामने वाला, दोनों के क्षेत्रफल परिमाण में तो समान आएंगे क्योंकि लंबाई चौड़ाई समान है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी। तो अगर आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करना है क्षेत्रफल को, तो आपको उसके परिमाण के साथ साथ उसकी दिशा की भी आवश्यकता होगी। मैं बात कर रहा हूं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की, ठीक है ना। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, नाम से स्पष्ट है, अदिश और सदिश राशि। दिशा सहित सदिश राशि, दिशा रहित अदिश राशि। मैग्नीट्यूड तो दोनों में ही रहेगा, क्योंकि बिना परिमाण के तो आप किसी भी राशि को नहीं समझा सकते हो। अब जब आपने इस अदिश और सदिश राशि को समझ लिया, तो अगली चर्चा हम लोग करेंगे सदिशों का गुणनफल। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर कोई अदिश राशि है तो उसका गुणनफल तो बिल्कुल सिंपल तरीके से, जो हमारा ट्रेडिशनल मल्टीप्लिकेशन का रूल है, उसके आधार पर हम आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए कोई वेक्टर क्वांटिटी है, कोई सदिश राशि है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन एक डिफरेंट तरीके से होता है, जिसको हमें यहां पर डिस्कस करना है। तो वही हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं यहां पर आपको समझा देता हूं सदिशों के गुणनफल को हम किस रूप में समझेंगे। तो देखिए, हम लोग अब सदिशों के गुणनफल को समझते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि
अगर आपके पास दो या दो से ज्यादा सदिश राशि है तो उनके गुणनफल की एक अलग प्रकार की तकनीक होती है। तो यहां पर देखो, जो सदिशों का गुणनफल है उसको हम मोटे मोटे तौर पर दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में। तो मैं आपको यहां पर इस प्रकार से बाइफरकेट करके ही समझा देता हूं। पहला होगा आपका नंबर 1, वो होगा अदिश गुणनफल, जिसको आप स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हो। ठीक है, ये क्या है इसको अभी हम डिस्कस कर लेंगे। और दूसरा होगा आपका सदिश गुणनफल, जिसको आप कहते हो वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहते हो? वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट। तो अब ये दोनों क्या है, इनकी क्या डेफिनेशन है, इनकी क्या प्रॉपर्टी है, उनको हम एक एक करके समझते हैं और उनको नोट डाउन करते हैं। तो आप भी इस तरह से बाइफरकेट करके एक एक को नोट डाउन कर लीजिए। पहले मैं इन दोनों की डेफिनेशन लिख देता हूं और फिर आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो देखिए, मैंने यहां पर अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल की डेफिनेशन लिखी है, आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहले हम अदिश गुणनफल को समझते हैं। तो देखो, अदिश गुणनफल में मैंने क्या लिखा है कि जब दो सदिशों का गुणनफल, याद रखना जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो हमेशा किसके होगा? सदिश राशियों में होगा। ऐसा नहीं है कि मल्टीप्लीकेशन में आप एक अदिश एक सदिश ले रहे हो, नहीं। मल्टीप्लीकेशन जिन दो राशियों का होगा वो दोनों क्या होगी? सदिश होगी, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? सदिशों का गुणनफल पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर सपोज करो आपने उनको मल्टीप्लाई किया, जो भी तकनीक अभी हम यहां सीखेंगे, और अगर उसका जो रिजल्टेंट है, जो आंसर है, वो आपको क्या मिल गया? एक अदिश राशि मिल गया, तो वो गुणनफल क्या कहलाता है? आपका अदिश गुणनफल या डॉट प्रोडक्ट या बिंदु गुणनफल कहलाता है। मेरी बात समझ गए आप? बहुत आसान है कि यदि आपके पास दो सदिश राशि हैं और उनको अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हो और अगर वो आंसर आपको अदिश राशि मिले तो वो कहलाता है आपका अदिश गुणनफल। और ठीक इसी प्रकार से यहां पर मैंने क्या बताया है कि आपके पास दो सदिश राशि हो, उनका जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे और अगर आपको आंसर क्या मिले? सदिश राशि मिले, तो वो कहलाता है आपका सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको मैथमेटिक इस प्रकार से एक्सप्लेन किया जाता है, वो हम यहां पर नोट डाउन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं, चाहे हमारा डॉट प्रोडक्ट हो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट हो, उनके कुछ प्रॉपर्टीज है उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको सीखनी भी होगी और समझनी भी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार अदिश गुणनफल को डिटेल में यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम लोग सदिश गुणनफल को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अदिश गुणनफल की डेफिनेशन तो आपने लिख दी, अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा, उसको कैसे मैथमेटिकली हम लिखेंगे। तो देखिए, सपोज कीजिए आपके पास कोई दो वेक्टर है, मैं यहां लिख देता हूं, यदि इस तरह से A एंड B, यदि A और B दो सदिश राशियां हो तो उनका अदिश गुणनफल निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप यहां पर देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। उसको लिखने का तरीका क्या है, देखो हमने यहां पर देखो एक शब्द लिखा है डॉट प्रोडक्ट, तो हमेशा उसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास एक वेक्टर ए है, जो आपका सिंपल मल्टीप्लीकेशन होता है उसको जैसे मान लो 2 × 2 इस तरह से लिखते हो। तो यहां पर हम ऐसे नहीं लिखेंगे, यहां पर आपके पास दोनों ही वेक्टर है, एक आपके पास ए है और एक आपके पास बी है। तो अगर मुझे अदिश गुणनफल की बात करनी है तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, ए डॉट बी। कैसे लिखूंगा, ए डॉट बी। ये इसको प्रेजेंट करने का, इसके रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया। और इसका आंसर कैसे लिखोगे आप, तो ए डॉट बी होता है, उसको हम इस तरह से लिखते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी एंड कॉस थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ए डॉट बी तो हो गया रिप्रेजेंटेशन का तरीका, और उसका मैग्नीट्यूड कैसे आएगा कि जो भी वेक्टर दिया हुआ है ए और बी, उनके आपको मैग्नीट्यूड लिखना है। और मैग्नीट्यूड मुझे पता है आपको लिखना आता है, मैं आपको बता देता हूं एक बार वापिस। सपोज करो आपके पास कोई वेक्टर ए है, ए वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। तो अगर मुझे मान लो इसका मॉडुलस लिखना हो तो वो कैसे लिखते हैं, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर की पावर 1/2। आप इस तरह से लिखते हो, मोड लिखते हैं A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस
A3 स्क्वायर। तो आपको जैसे भी दो वेक्टर दिए होंगे तो उन दोनों के मॉडुलस आप इस तरह से लिख सकते हो। और cos थीटा, तो थीटा आपको पता रखना है, तो थीटा हमेशा क्या होता है कि जो भी दो वेक्टर आपको दिए गए उनके बीच का कोण। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका और उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका इस फॉर्मूले से। तो ये दोनों निकल जाएंगे और थीटा मैं यहां लिख देता हूं। थीटा क्या है? थीटा है आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण, तो आप खुद देखिए, जब आप मोड ए निकालोगे तो वो कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, मोड बी निकालोगे तो वो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, और cos थीटा का मान तो कोई ना कोई संख्या के रूप में होगा। तो ये पूरा का पूरा जो मान है आपका ये वाला, ये एक संख्या बन करके आ गई, और कोई भी नंबर या संख्या है तो वो एक अदिश राशि ही होती है। तो आप देख लीजिए, दो वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई किया और अगर अदिश राशि प्राप्त हो रही है तो वो कैसा गुणनफल कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका अदिश गुणनफल, और उसको इस प्रकार से मैथमेटिकली हम दर्शाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस अदिश गुणनफल की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक एक को नोट डाउन करते हैं और फिर आगे उसको हम समझते हैं। तो देखिए, मैंने यहां पर कुछ प्रॉपर्टीज लिखी है स्केलर प्रोडक्ट की, तो आप एक एक करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसको एक बार यहां पर समझ लेते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी मैंने लिखी है वो क्या लिखी है? दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल क्रम विनिमय या कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव या क्रम विनिमय का क्या मतलब हो गया कि अगर आप उसके क्रम को, उसके ऑर्डर को बदलते हो तो उसका मान अगर समान रहता है तब तो हम कह देंगे कि वो क्या है? क्रम विनिमय है। और अगर मान समान नहीं रहता है तो हम कहते हैं वो क्रम विनिमय नहीं है। तो यहां पर मैंने क्या लिखा है, सपोज करो आप a डॉट बी निकालते हो, कोई वेक्टर a है, b उसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हो, उसको अगर आप a डॉट बी निकालो और b डॉट a निकालो, यानी आपने क्रम बदल दिया ना, देखो a डॉट बी और फिर b डॉट a, अगर ये दोनों आपको क्या मिले? बराबर मिले तब वो हम कहते हैं कि ये क्रम विनिमय है। और आप ऐसा पाओगे, इसकी प्रॉपर्टी है कि अदिश गुणनफल जब आप निकालोगे तो आप हमेशा ये पाओगे कि a डॉट बी और b डॉट a दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है हमेशा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिखी मैंने कि दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य होता है। लंबवत सदिश का मतलब क्या हो गया कि एक वेक्टर सपोज कीजिए आपका इस तरह से है, दूसरा वेक्टर आपका इस तरह से है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90, क्योंकि हमें पता है कि ये जो a डॉट बी का जो मान होता है वो होता है मोड a मोड बी cos थीटा, यानी एंगल पर डिपेंड करता है। और अगर सदिश लंबवत है तो थीटा कितना हो गया? 90, और cos 90 होता है 0। तो मैंने लिख दिया, देखो थीटा 90 तो cos 90 0, तब आपका a डॉट बी क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। कंडीशन क्या है? a इज परपेंडिकुलर टू b। ध्यान रखना, बहुत बिल्कुल बेसिक है। तीसरा हमने लिखा है दो समांतर सदिशों का, समांतर का मतलब हो गया कि जिनके बीच का एंगल कितना हो? 0। तो मैंने यहां लिखा, देखो थीटा इज इक्वल टू 0, और आपको पता है थीटा 0 है तो cos 0 क्या हो गया? 1, और cos के अधिकतम मान क्या होता है? 1 होता है। तो उस स्थिति में आपने क्या लिखा है? a डॉट बी वो होगा किसके बराबर? मोड a मोड बी के बराबर, और वो कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि a और b के तो कुछ भी मान हो, डिपेंड कर रहा है थीटा पर, ठीक ना। थीटा अगर चेंज होगा तो इसका मान चेंज हो जाएगा। थीटा 0 तो cos 1, और cos 1 होता है मैक्सिमम। तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि ठीक है ना, इस तरह से पूछे जा सकते हैं। और चौथा में लिखा है बंटन नियम, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है कि कोई चीज अगर मान लीजिए बट जाए, ठीक है ना, तो अगर वो सिस्टमेटिक तरीके से बट रही है तो हम ये कह देंगे कि वो जो गुण है आपका गुणनफल वो बंटन नियम का पालन कर रहा है। तो सपोज करो मैंने यहां पर एक लाइन लिखी, इसको आप देखिएगा, इस आप लाइन को देखो, a डॉट बी प्लस सी मैंने लिखा है। तो ये डॉट प्रोडक्ट, ये b प्लस सी एक अलग क्वांटिटी और ये एक अलग क्वांटिटी। ये तो आपको पता है ना कि कोई भी अगर दो वेक्टर है उनका चाहे योग करें चाहे सब्सट्रैक्शन करें, यानी एडिशन सब्सट्रैक्शन, वो वापस आपको वेक्टर ही मिलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। मैं एक चीज आपको यहां और स्पष्ट कर देता हूं कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है आपका, जैसे ये डॉट लिखा है, तो डॉट के इस साइड में और इस साइड में हमेशा क्या होना चाहिए? वेक्टर होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता मैंने सपोज करो कोई संख्या लिख दी, कोई संख्या सपोज करो 2 लिख दिया और 2 डॉट वेक्टर है, मैं ऐसा कभी नहीं लिख सकता। इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये एक तरह से निरर्थक है, मीनिंगलेस है। हमेशा ध्यान रखिएगा डॉट के दोनों तरफ वेक्टर होने चाहिए। तो ये b प्लस सी, दो वेक्टर का योग भी एक वेक्टर ही होता है, तो इसलिए ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, और बीच में डॉट, तो ये सर्वाइव कर जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो a का b के साथ और c के साथ इसी रूप में होना चाहिए। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a डॉट बी प्लस a डॉट सी, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम ऐसा लिख पा रहे हैं तो इसका मतलब हो गया कि ये जो अदिश गुणनफल है वो बंटन नियम का पालन करता है। तो हमने यहां पर यही लिखा है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल बंटन नियम का पालन करता है, यानी आप इसको क्या कर सकते हो? डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से कर सकते हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने लिखी है। अब एक दो प्रॉपर्टी और है, उनको भी मैं यहां पर नोट डाउन कर देता हूं। तो देखिए, एक प्रॉपर्टी हमने यहां पर और लिखी है कि यदि वेक्टर a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप और वेक्टर b b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप हो,
यानी इस प्रकार से अगर हम इसको कंपोनेंट के रूप में लिखें तब इनके जो अदिश गुणनफल होगा उसको हम घटकों के रूप में कैसे लिख सकते हैं, ये मैंने इस तरह से लिखा है, ठीक है ना। जैसे a डॉट बी है तो इसको मैंने कैसे लिखा है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। अब ये देखो होगा क्या, आप इस बिल्कुल भी इजी है वैसे, ये a b के साथ डॉट होगा तो मैं एक बार इसको यहां लिखता हूं, देखो आप थोड़ा समझिएगा, है तो बहुत इजी लेकिन मान लो किसी को थोड़ा सा डाउट हो तो मैं यहां पर क्लियर कर देता हूं। a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, ठीक है, डॉट b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब जब आप डॉट करोगे तो आपको पता है डॉट में जैसे ये a1 है, ये इस पूरे के साथ डॉट, ये a2 इस पूरे के साथ डॉट, ये a3 इस पूरे के साथ डॉट, और आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो हो रहा है तो इस a1 को मैं क्या लिखूंगा, a1 i कैप जो है इन तीनों के साथ डॉट होगा तो एक बार तो क्या लिखूंगा, a1 i कैप डॉट b1 i कैप प्लस a1 i कैप डॉट b2 j कैप प्लस a1 i कैप डॉट b3 k कैप। इसी प्रकार से 9 टर्म आएंगे। तो यहां पर देखो हो क्या रहा है, ये जो आई कैप है वो इस आई के साथ, जे के साथ, के साथ डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, यानी आपको देखो यहां पर इस तरह के कॉम्बिनेशन मिलेंगे, आई डॉट जे, आई डॉट के, सॉरी आई डॉट आई, आई डॉट जे और आई डॉट के। उसी प्रकार से यहां से आपको मिल जाएंगे जे डॉट आई, जे डॉट जे, जे डॉट के, उसी प्रकार से के डॉट आई, के डॉट जे, के डॉट के। आपको पता है आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होते हैं, 3 म्यूचुअली इंडिपेंडेंट परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होते हैं, यानी 3 आपके लंबवत एकांक सदिश होते हैं। आई और जे में 90 डिग्री कोण, जे और के में 90 डिग्री कोण और आई और के में 90 डिग्री कोण, ठीक है। तो आपको पता है कि कोई भी दो लंबवत सदिशों में अगर आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, आई का साइज जे के साथ डॉट करूं चाहे के साथ करूं, या जे का आई के साथ, जे का के साथ, या के का आई के साथ, के का जे के साथ, उन सभी का मान आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो टोटल जो यहां पर आपके देखो 9 टर्म आएंगे, उनमें से आई डॉट आई, जे डॉट ए और के डॉट के, इनको छोड़ करके बाकी जो 6 उन सब का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और सर्वाइव कौन करेगा, केवल आई डॉट आई, क्योंकि आई डॉट आई का मतलब क्या हो गया, 2 आई के बीच, 2 आई का मतलब एक तरह से पैरेलल हो गए तो एंगल 0, एंगल 0 का मतलब cos 0 1, तो वहां पर केवल उसका मान हो जाएगा जो उसके प्रोडक्ट है उनका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो आई डॉट आई केवल कौन सा होगा, a1 b1, जे डॉट जे कौन सा होगा, a2 b2, के डॉट के कौन सा होगा, a3 b3, तो केवल यही पद आएंगे। तो इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है, देखो a डॉट b को क्या लिखा है, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। आप समझ गए, बहुत इजी है, लेकिन मैंने आपको पूरा बता दिया, कोई तरह का कंफ्यूजन या किसी भी स्टूडेंट के नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है, उसको भी आप यहां पर समझ लीजिए, ठीक है। मैं यहां पर आपको समझा देता हूं पूरा, उसको भी डायग्राम बना करके। एक देखो, एक प्रोजेक्शन के रूप में भी हम क्या करते हैं, कभी कभी स्केलर प्रोडक्ट को लिखते हैं। मैं यहां पर 2 डायग्राम बनाता हूं, उसको आप देखिए एक बार। सपोज करो ये मेरा एक वेक्टर, ये आपका वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये इनके बीच का एंगल थीटा है। अगर मैं यहां से इस तरह से प्रोजेक्शन डालता हूं ये, तो ये पूरा जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, इसका प्रोजेक्शन। इसका प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा, इसका प्रोजेक्शन। अगर मान लो मैं प्रोजेक्शन की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ये वेक्टर बी और ये एंगल थीटा, इसको मैं लिखूंगा बी कॉस थीटा। तो ये जो बी कॉस थीटा आपने लिखा है वो क्या है, इस बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप या प्रोजेक्शन, इसको मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप, प्रक्षेप यानी प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए। मैं लिख देता हूं यार, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ठीक है। उसी प्रकार से मैं एक डायग्राम यहां पर ये बनाता हूं, देखो आप एक बार, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। अगर मैं इसको यहां से प्रोजेक्शन डालता हूं तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। इस ए कॉस थीटा को मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, ए का बी पर प्रक्षेप। तो ए कॉस थीटा तो क्या हो गया आपका, ए का बी पर प्रक्षेप, और बी cos थीटा क्या हो गया, बी का ए पर प्रक्षेप। अब इसको आप देखो, आप लोग एक चीज जानते हो, जो वेक्टर ए डॉट बी होता है वो होता है हमारा मोड ए। मोड ए का मतलब सिंपली मैं ए लिख सकता हूं, ए बी cos थीटा, ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो, अगर मुझे इस डॉट प्रोडक्ट को प्रोजेक्शन के रूप में लिखना है, एक दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन के रूप में, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, इस ए बी cos थीटा को देखो मैं 2 तरीके से लिखूंगा, आप यहां देखना एक बार। इसको मैं एक बार तो ऐसे लिख सकता हूं, ए cos थीटा एक साथ कर दिया और इस बी को एक साथ रहने दीजिए। एक बार मैं क्या कर सकता हूं, ए को अलग रहने दीजिए और बी cos थीटा को अलग कर दीजिए। तो देखो ए cos थीटा क्या है,
ए cos थीटा है, ए का बी पर प्रक्षेप। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं बी इंटू वेक्टर ए का बी पर प्रक्षेप। और इसी प्रकार से देखो ये क्या हो गया, ए एज इट इज बी cos थीटा। बी cos थीटा क्या, वेक्टर बी का ए पर प्रक्षेप। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू वेक्टर बी का वेक्टर ए पर प्रक्षेप। तो ये देखो कई बार क्या है, डॉट प्रोडक्ट को प्रोजेक्शन के रूप में या प्रक्षेप के रूप में पूछते हैं, तो उसको इस तरह से लिखते हैं। चीज वही है बी cos थीटा, लेकिन लिखने का तरीका क्या हो गया, चेंज हो गया। ए का बी पर प्रक्षेप इंटू बी, या बी का ए पर प्रक्षेप इंटू ए। तो इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। तो ये पूछ ले तो आपको पता रहना चाहिए, ये इस तरह से किया जाता है। तो यहां तक अभी हम लोगों ने क्या कर लिया कि जो आपका अदिश गुणनफल था उसकी सारी प्रॉपर्टी जो भी हो सकती है उन सबको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। उसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो भी हमने देख लिया, और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज सारी हमने डिस्कस कर ली। अब हम क्या करेंगे, इस अदिश गुणनफल के कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं कि ये अदिश गुणनफल आपको कहां कहां पर फिजिकली दिखाई देता है। तो वो मैं एग्जाम्पल भी क्या करता हूं, एक एक करके आपके सामने यहां पर नोट कर देता हूं, उसको भी आप नोट कर लीजिए। तो देखिए अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं अदिश गुणनफल के, तो आप लोगों ने बहुत से फेमस एग्जाम्पल देखे होंगे। जैसे आपने कार्य का एक फॉर्मूला देखा होगा, जैसे कोई कार्य होता है, ठीक है ना, W, उसको आप जनरली ये फॉर्मूला देते हो इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dr। तो यहां पर देखो f एक वेक्टर क्वांटिटी, dr भी वेक्टर क्वांटिटी, बीच में डॉट। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तो ये हम जब कभी भी कोई कार्य की गणना करेंगे तो वहां पर आपको डॉट प्रोडक्ट दिखाई देगा। ये तो आपको पता है ना, इसको मैं और थोड़ा फिजिकली एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज करो कोई वस्तु है आपके पास, ये कोई वस्तु है, आपने क्या किया, इस पर कोई फोर्स F लगाया। तो जैसे आप फोर्स लगाओगे तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। सपोज करो फोर्स लगाने के बाद ये किसी dr दूरी से क्या हो गई, डिस्प्लेस हो गई। कितनी दूरी से, dr दूरी से। तो यहां से यहां ले जाने में आपको क्या करना पड़ा, कार्य करना पड़ा। तो उस कार्य को हम कैसे लिखेंगे, सपोज करो dr डिस्टेंस तक आपको करना है, तो कार्य होगा dw। उस dw को लिखेंगे कितना बल लगाया और कितना विस्थापन हुआ, f डॉट dr। तो इस तरह से हम वर्क की कैलकुलेशन करते हैं यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। अब मान लीजिए आपको कंप्लीटली किसी r डिस्टेंस पर ले जाना है, कैसे, dr 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 करके। तो आप हर बार क्या करोगे, इसे dr dr डिस्प्लेस करके उस वर्क की कैलकुलेशन करोगे, सबको जोड़ दोगे, तो उसको हम इंटीग्रेशन के रूप में लिखते हैं। तो dw तो हो गया केवल dr डिस्प्लेसमेंट के लिए, और कैपिटल W हो जाएगा हमें जो भी रिक्वायर्ड हमारी डिस्टेंस है 0 टू r या कहां तक ले जाना है उस रेंज तक हम पूरा निकालेंगे। तो हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि डॉट प्रोडक्ट आपको कहां दिखाई देगा, कि जब हम वर्क की कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इस रूप में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, दिखाई देगा, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोगों ने जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने क्लास 12th में पढ़ी होगी, आगे भी हम यहां पर पढ़ेंगे, मैग्नेटोस्टैटिक्स भी पढ़ेंगे, तो वहां पर हम फ्लक्स कैलकुलेशन करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो या मैग्नेटिक फ्लक्स हो। तो आप लोगों ने इस तरह का एक फॉर्मूला देखा होगा, डी फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस या ई डॉट डी ए। तो देखिए डी फाई क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर स्मॉल रीजन से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। तो उसको हम कैसे लिखते हैं, विद्युत क्षेत्र डॉट उस एरिया का क्षेत्रफल डॉट डीएस। तो मेनली आपको यहां पर क्या दिख रहा है, डॉट प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। हमारा मकसद यहां पर अभी विद्युत क्षेत्र को समझना नहीं है, हमारा मकसद है कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपको कहां कहां पर मैथमेटिकली फॉर्मूले के रूप में दिखाई देगा। तो एक तो वर्क में दिखाई दे गया, एक इस तरह से ये फ्लक्स कैलकुलेशन में दिखाई देगा। अगर मैं मान लीजिए मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूं तो वो होता है डी फाई बी, और उसको आप लिखते हो बी डॉट डीएस। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको बताया है अदिश गुणनफल की। तो देखिए आज इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, सदिश अदिश राशियों को समझा, फिर सदिशों के गुणनफल को स्टार्ट किया, और उस गुणनफल को हमने एक तरह से दो कैटेगरी में बांटा, एक अदिश गुणनफल और एक सदिश गुणनफल। तो जो हमारा अदिश गुणनफल है उसको हमने कंप्लीटली यहां पर समझ लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सदिश गुणनफल को इसी प्रकार से डिटेल में समझेंगे और फिर आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।